Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Listen. लास्ट टर्न पर आपको जो है थ्रस्ट, प्रेशर स्टेप बताए थे आपको। आइए आज फिर से जो है अगेन आपको स्टार्ट करते हैं हम थ्रस्ट से। एक मैंने लिखा थ्रस्ट क्या है, तो रियल में हमने उस दिन आपको बताए थे कि थ्रस्ट रियल में फोर्स है, लेकिन अगर किसी बॉडी पर अगर फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए तो उस फोर्स को का नाम क्या रखा जाएगा, थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड द थ्रस्ट। समझ में आया? अगर फोर्स किसी बॉडी पर नॉर्मली अगर अप्लाई कर दिया जाए तो उस फोर्स को अब हम फोर्स नहीं कहते हैं, बल्कि उस फोर्स के नाम को चेंज करके हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा आपका, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली on a surface is called thrust. Listen, force acting normally on a surface is called the thrust. Normally का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर 90 डिग्री पर अगर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन्स, क्योंकि फोर्स का यूनिट ऑलवेज क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए आपने थ्रस्ट देख लिया, तो आइए थ्रस्ट के बाद आपको हम प्रेशर बताने जा रहे हैं। प्रेशर का मतलब क्या हुआ जरा सुन लो आप लोग। अगर किसी बॉडी पर, किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर, किसी बॉडी के सरफेस पर अगर पर यूनिट एरिया पर हम थ्रस्ट अप्लाई कर दें तो अब वहां पर उसका नाम रखा जाएगा प्रेशर। यानी दी थ्रस्ट एक पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द प्रेशर। Thrust per unit area. सर क्या बोला? अच्छा देखो, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर एक बार नोट कर दे रहे हैं, तब आप नोट करना। समझा दीजिएगा। प्रेशर थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, वही यूनिट एरिया का मतलब है हो गया पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ दी surface is called pressure। आप ये शॉर्ट में डेफिनेशन आप देख सकते हो प्रेशर का। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। तो समझा दीजिए। प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ अपान ए। एफ क्या है, थ्रस्ट, और ये क्या है, एरिया है। तो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। इसका फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू एफ अपान ए, हाँ, जिसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द पास्कल।
क्लियर हो गया स्टेप? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर थ्रस्ट एक बार और। हमने आपको ये बताया यस है, सर, एक बार थ्रस्ट बता देते हैं। आपको ये बताया कि दी थ्रस्ट एक्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, जिसका सिंबल मैंने नोट कर दिया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। VF का मतलब थ्रस्ट हो गया, ए का मीनिंग एरिया हो गया, और इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द पास्कल। सर जब कभी कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे रहेगी तभी थ्रस्ट लगेगा। हाँ, कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखा जाएगा तभी लगेगा थ्रस्ट, ऐसे नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ कि हम जमीन हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम खड़े हैं, यस सर। तो बताओ कि हमारा वेट जो है अर्थ सरफेस पर डाउनवर्ड लग रहा है तो नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। बताओ नॉर्मली है तो नहीं है? सर। यस सर। तो हमारा वेट ही थ्रस्ट का काम कर जाएगा। और जो हमारा फीट है, यस सर। F फीट माने पाँव होता है, वो पाँव एरिया का काम कर गया। तो बताओ कि Yes, हमारा sir. वेट कितने एरिया पर काम कर रहा है, वही हो गया प्रेशर। यानी हमारा वेट, यानी हम जो है और सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, प्रेशर अप्लाई कर रहे यस हैं। सर। आपने देखा होगा यस सर। जब आपके घर जो है, जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले नींव खोदी जाती है यस सर। दीवार जोड़ने के लिए, नींव। जिसको फाउंडेशन कहते हैं, नींव जोड़ते हैं। तो जो मिस्त्री होता है वो नींव को चौड़ा बनाता है, यस सर। नींव को चौड़ा रखता है, और जैसे ही वो नींव जो है और सरफेस से ऊपर आने लगती है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसको फील करता है। पतला हो जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि नींव को चौड़ा क्यों बनाया जाता है, वाइड क्यों बनाया जाता है? तो बताओ कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर नींव के एरिया को हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा? एरिया तो प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर को कम करने के लिए कम हो जाएगा। फाउंडेशन के एरिया को इंक्रीज कर देता है। यस सर। समझ में आया? सर इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं पर भी नदी वगैरह में पुल वगैरह जो बनाया जाता है ना, तो उसका नीचे बहुत चौड़ा रखते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर आता जाता है उसको थीन करते जाते हैं। समझ में आया? प्रेशर को reduce करने के प्रेशर लिए। कम लगेगा। हाँ, प्रेशर कम लगेगा। क्लियर हो तो गया? डैम जैसे होता है, डैम का बनता है। Sir, pressure is inversely proportional to area. हाँ, अब आइए, अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन 1 पास्कल, सपोज कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, डिफाइन 1 पास्कल, आप क्या करेंगे? देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ को 1 न्यूटन ले लो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? 1 पास्कल। 1 पास्कल तो तब ना हुआ जब आपका थ्रस्ट 1 न्यूटन हो गया और एरिया क्या हो गया? दरवाजा बंद कर। स्क्वायर। देखो अब हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, सुनो। If the thrust 1 Newton, if the 1 Newton thrust act on the surface whose area 1 meter square, then applied pressure on the surface is called the 1 Pascal. तो इस तरीके से आप सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलेंगे? सर लिख दीजिए। यस सर, नोट करवा दीजिए। अब जरा इधर सुनो। लिखिए सर। Unit thrust on unit area. Unit thrust on unit area of the surface Yes, yes sir.
is called Yes, sir. Pressure. unit thrust on unit area of the surface, है ना? या इसको ऐसे लिखो आप, इसको ऐसे चेंज करके लिखो, if thrust if thrust Applied. unit Applied. thrust Applied. act on the 1 Newton. unit area Area. of the surface, unit Is area 1 of the Pascal. surface, then pressure is said to be 1 Pascal. Pass. pressure is said to be 1 Pascal. 1 पास्कल। समझ में आया? 1 Pascal. Yes, sir. ये Yes, sir. डेफिनेशन हो जाएगा। Yes, sir. If unit thrust act on unit area of the surface, then pressure is said to be 1 pascal। समझ में आया? Side, sir. Side, which I want. Page number, sir. on area to get Page number. pressure। देखो एक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, रीडिंग करो क्वेश्चन को। देखो, आवाज आ रही है इसका इस पार से। हाउ मच Force applied on area 7 Applied kilometers are on area 1 centimeter square to get pressure of Okay, 1 Pascal. listen. How much force should be applied on area of 1 centimeter 1 square centimeter to square. get pressure of 15 pascal? बैकग्राउंड जो है साउंड आ रही है उसको ऑफ कर दो आप लोग। अभी हमने प्रेशर का फार्मूला आप लोग को बताया, उसका यूनिट बताए हैं, और फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है। कैसे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये आपको मैं बताऊंगा। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, यानी आपसे पूछा क्या गया है फोर्स। तो देखो आंसर में आपको यहाँ पर लिखोगे हमसे फोर्स निकालने के लिए पूछा गया है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। ऑन एरिया, एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर दिया है कितना 15 पास्कल। जो भी वैल्यू दिया है उसको सिंबल के रूप में ऐसे नोट कर, और जो वैल्यू निकालना है उसके आगे इंट्रोगेटिव मार्क आप देखो। बैक साइड से साउंड आ रही है, यहाँ नहीं, वो बच्चे बात कर रहे हैं। सर अनम्यूट कर दीजिए जो बात कर रहा है, म्यूट कर दीजिए। अमन कुमार यादव है। और सर शिवम कुमार। हाँ, लिसन, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, यानी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स के आगे इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया हमने। उसके बाद दिया है कि शुड बी अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर आपको दिया है 15 पास्कल, आपको फोर्स निकालना है। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करते समय एक बात को आप स्पेशली याद रखेंगे कि जितने भी क्वांटिटी है वो सब वन सिस्टम में होना चाहिए।
वन सिस्टम का मतलब कि सभी को एसआई सिस्टम में क्या करेंगे आप, लिखेंगे। अब बताइए एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में दिया है, जबकि प्रेशर आपको एसआई में दिया है। अब डायरेक्ट फार्मूले पर रख करके सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर गलत होगा। पहले पूरे क्वांटिटी को एसआई में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये तो एसआई में है लेकिन ये एसआई में नहीं है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें पहले मीटर स्क्वायर में क्या करना है, चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 1/100 इंटू 100। समझ में आया? और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। समझ में आया? अब आइए, प्रेशर का फार्मूला होता है P इजिकल टू एफ अपान ए, तो एफ इजिकल टू P इंटू ए। प्रेशर आपको दिया है 15 और एरिया आपको ये है 1/1, 2, 3, 4, या यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं 1/10 के पावर 4 लिख सकते हो। 2 और 2 4 मिलकर के 10 के पावर 4 हो जाएगा। अगर ये रिवर्स होकर न्यूमरेटर में जाता है तो 10 के पावर -4 ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कि हम एरिया की जगह पर 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। एक रूल है यहाँ पर कि फिजिक्स में पावर के रूप में लिखने के लिए अगर जो नंबर दिया है उसमें डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए। इसमें तो डेसिमल है नहीं। अगर हम इसमें डेसिमल का 1 डिजिट लगाएं और ये डेसिमल अगर राइट से हम लगाते हैं तो उसके पावर में हम उतने डिजिट ऐड कर देंगे। तो 1 डिजिट पर हमने डेसिमल लगाया तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -4 प्लस 1 इजिकल टू 1.5 इंटू 10 के पावर -3, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। तो देखो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density. Mass per unit volume is called the density. Density is equal to mass upon volume. Density is denoted by D, mass is denoted by M, and volume is denoted by V. So this is the formula of the density. Unit मास का यूनिट एसआई में किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट एसआई में मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी एक कंपैरिजन है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो कंपैरिजन ऑफ टू डेंसिटी। एक तो किसी बॉडी का डेंसिटी और किसी बॉडी के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन कराया जाए तो उस कंपैरिजन को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन होगा कि द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है?
या ऐसे भी कह सकते हो आप कि द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी टू द वाटर इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जनरल वर्ड में कह सकते हैं कि किसी बॉडी के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन करा दिया जाए तो इस कंपैरिजन को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी इट हैज नो यूनिट्स। डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे हम नोट कर दे रहे हैं, आप देख लो कि the ratio of density, the ratio of density of a body to the density of water is called relative density, रिलेटिव डेंसिटी। आप देखो ये डेफिनेशन है रिलेटिव डेंसिटी का कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये डेफिनेशन हो गया। अगर फार्मूला लिखना है रिलेटिव डेंसिटी का तो आप लिखेंगे, देखो आर और डी, आर डी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी हो गया, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, इन दोनों का रेशियो ही है रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां देखिए एक पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। साइंटिस्ट पास्कल ने, जिनके नाम पर प्रेशर का यूनिट पास्कल रखा गया, अभी आपको मैंने बताया द थ्रस्ट एक्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द पास्कल। द पास्कल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट पास्कल ने एक जो है लॉ प्रोवाइड किए हैं, जिस लॉ को हम पास्कल लॉ कहते हैं। तो फिर पास्कल लॉ क्या है? तो हम अगर किसी फ्लूइड पर अगर फोर्स अप्लाई कर दे या प्रेशर अप्लाई कर दे तो वो प्रेशर उस होल लिक्विड में, होल फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी इफ वी अप्लाइड द प्रेशर at any point on the confined
लिक्विड। कन्फाइंड लिक्विड का मतलब वो लिक्विड किसी कंटेनर में क्या हो, फिलअप हो। तो इफ बी अप्लाइड द प्रेशर थ्रस्ट और प्रेशर ऑन द लिक्विड that is confined in a container, then that pressure or force is equally transmitted in all direction. This is called the Pascal's law. इसको समझाने के लिए पास्कल्स ने एक सिंपल एग्जांपल्स लिया था, और ये एग्जांपल्स ये है कि यह एक कंटेनर है, यह एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में आपका लिक्विड फिलअप किया गया है, ये लिक्विड है, कंप्लीटली आपका लिक्विड फिलअप है। चलिए हमने वाटर ही ले लिया, इसके अंदर कंप्लीट वाटर आपका फिलअप है। इस कंटेनर में पिस्टन ले लिया हमने, यहां पर पिस्टन है। अब जरा आप ध्यान से देखो, साइंटिस्ट पास्कल ने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर ओपन नहीं है, चारों तरफ से सील है, उसके अंदर कंप्लीटली वाटर को फिल कर दिया। वाटर भी फिलअप कर सकते हो, गैस भी फिलअप कर सकते हो, या एक वर्ड में कह सकते हो कि हमने पास्कल ने एक कंटेनर लिया जिस कंटेनर में फ्लूइड फिलअप कर दिया। जब फ्लूइड कह दोगे तो वाटर या गैस दोनों आ जाएंगे उसमें, चाहे या तो वाटर फिलअप करो या तो गैस फिलअप करो। उसके बाद साइंटिस्ट पास्कल ने जो है इसमें जो है 4 पिस्टन लिया, ये पिस्टन है, और याद रखना ये पिस्टन मूवेबल है। मूवेबल का मतलब कि ये आगे पीछे क्या कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है। अब उन्होंने क्या किया कि एक पिस्टन पर उन्होंने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यानी एक पिस्टन पर उन्होंने इनवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगा दिया। अब लगाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये रिमेनिंग जो 3 पिस्टन है, ये 3 पिस्टन 1 न्यूटन से आउटवर्ड मूव कर गए। वन न्यूटन पर उन्होंने, यानी एक पिस्टन पर उन्होंने 1 न्यूटन का फोर्स इनवर्ड लगाया। 1 न्यूटन का फोर्स जब इनवर्ड लगाया तो देखा कि रिमेनिंग पिस्टन 1 न्यूटन फोर्स से आउटवर्ड क्या कर गए, मूव कर गए। लगाया तो उन्होंने 1 न्यूटन का फोर्स था, लेकिन आउटपुट के रूप में उनको मिल गया क्या, 3 न्यूटन। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में ये तीनों पिस्टन 1 न्यूटन फोर्स से आउटवर्ड कैसे मूव कर गए। तो यहीं पर उन्होंने समझाया कि ये पिस्टन है, इसका एरिया होगा, पिस्टन का एरिया होगा। 1 न्यूटन का फोर्स जब इस पिस्टन पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि P = F/A। अगर इस पिस्टन के एरिया को भी अगर 1 मान ले, 1 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि 1/1 = 1 पास्कल। इसका मतलब कि न्यूटन ने एक पिस्टन पर 1 पास्कल प्रेशर क्या किया, अप्लाई किया। तो जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये पिस्टन किससे कांटेक्ट कर रहा है, ये लिक्विड से कांटेक्ट कर रहा है। तो ये पिस्टन इस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करती है, और ये लिक्विड और ये प्रेशर, ये आपका 1 पास्कल प्रेशर जो एक पिस्टन पर अप्लाई होता है, वह पिस्टन इस लिक्विड पर अप्लाई करती है, और इस पूरे टोटल लिक्विड में ये आपका प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाती है। अगर इक्वली ट्रांसमिटेड नहीं होता तो ये रिमेनिंग पिस्टन 1 न्यूटन फोर्स से आउटवर्ड मूव नहीं करते। तो रियली दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट पास्कल, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। तो व्हाट इज द पास्कल्स लॉ? तो पास्कल ने ये बताया कि हम किसी कन्फाइंड कंटेनर के अंतर्गत अगर किसी फ्लूइड को फिलअप करके किसी एक कंटेनर पर अगर हम प्रेस किसी एक पॉइंट पर, कंटेनर के किसी एक पॉइंट पर, यानी उस कंटेनर के में जो फ्लूइड भरा गया है उस फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर दे तो वो प्रेशर और फोर्स इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। तो व्हाट इज द पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ क्या है? तो व्हेन वी अप्लाइड द प्रेशर ऑन द कन्फाइंड लिक्विड देन दैट प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। समझ में आ गया? ओके
in an enclosed fluid if pressure is applied in any part of the fluid then this pressure is equally transmitted in all directions. In all directions. Look at the blackboard. Pascal's law. In an enclosed fluid. Enclosed का मतलब कि वो फ्लूइड जो है किसी कंटेनर में सील होना चाहिए. In an enclosed fluid, if pressure is applied in any part of the fluid, then this pressure is equally transmitted in all directions. This is called the pressure law. This is called Pascal's law. ये Pascal's law है. Pascal law का बहुत सारे applications हैं. There are the many applications of the Pascal's law. चलो एग्जाम्पल्स के रूप में आपको हम बताते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रक जो होते हैं हेवी लोडेड होते हैं, उनके टायर पंचर हो जाता है, तो वहां पर पास्कल लॉ यूज करके उस हेवी ट्रक को ही जैक द्वारा क्या कर देते हैं, उठा देते हैं. वो पास्कल लॉ पर बनाया गया है. यानी कहने का मतलब कि पास्कल लॉ पर हम अगर लो फोर्स अप्लाई करेंगे, लो फोर्स का मतलब कि इनपुट फोर्स कम देंगे लेकिन आउटपुट फोर्स हमें क्या होगा, ज्यादा मिलेगा. यानी विद द हेल्प ऑफ द पास्कल्स लॉ इनपुट फोर्स इज लेस बट आउटपुट फोर्स इज ग्रेटर. यानी हम लिक्विड पर कम फोर्स लगाएंगे लेकिन वो कम फोर्स जो है आउटपुट फोर्स के रूप में ज्यादा हो जाएगी. रियली इसी बेस पर जो है जैक वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो हेवी लोडेड ट्रक को जो है इजिली जो है उसको हैंगअप कर देता है, उठा देता है. ये बनाया गया है. जो आप यहां तो नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे, बस इतना याद करिएगा कि देयर आर द मेनी एप्लीकेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्कल्स लॉ. Among them one example is given to you. Then the jack that is used to raise up the heavy truck, हेवी ट्रक को रेज अप करने के लिए, उठाने के लिए उसको हम यूज करते हैं. जिसके अंदर होता क्या है कि बी अप्लाइड द लेस फोर्स बट आउटपुट फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर, बहुत ज्यादा हो जाता है. किस बेस पर इसको बनाया गया, तो इसको बनाया गया पास्कल्स लॉ पर. तो कहोगे कि पास्कल लॉ के अंतर्गत हम जितना फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इक्वली ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड होता है, और आप कह रहे हैं कि हम लो फोर्स लगाएंगे और ज्यादा फोर्स मिलेगा, तो उस समय हम एरिया को कम या अधिक कर देते हैं. क्या करते हैं, एरिया को कम या अधिक कर करके हम जो है आउटपुट फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि आपने पढ़ा है P = F/A. आप बताओ कि अगर एरिया को जैसे जैसे आप कम करते जाओगे अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा.
तो कहने का मतलब ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं, ये स्टेप आपका कंप्लीट है। अब आपको स्टार्ट करना है बियांसी फोर्स और अब थ्रस्ट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, एंड रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और बताना है और ये चैप्टर आपका दी एंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम तो अब लग रहा है कि ये 1 या 2 मिनट बचा हुआ है, देखो तो कितना मिनट है। अब जो स्टार्ट करेंगे तो बीच में ही आपका ब्रेक कर जाएगा, देखो तो कहाँ लिखा है। हाँ? दस मिनट तो बहुत बिफोर से दिखा रहा है टाइम, हमको लग रहा है ये कि 1 या 2 मिनट होगा, देखो तो कितना टाइम है जी। नहीं दिखा रहा है, चलो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो टाइम खत्म है। 1-2 पॉइंट हम बोल रहे हैं तब तक अभी खत्म हो जाएगा। हाँ और वही ना कह रहे हैं कि अब जहां स्टार्ट करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जहां हम बियांसी फोर्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब न्यू टॉपिक हम आपको टुमारो स्टार्ट करेंगे क्योंकि ओनली 1 और 2 मिनट रिमेनिंग बचा हुआ है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपका टाइम ओवर हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो, ओके। क्या करना है? हाँ अब भाई नहीं है 1 मिनट, नहीं तो रुक जा, खड़े ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो म्यूट कर दो उसको, बच्चों को छोड़। अच्छा तो अब तक कहाँ बचा 1 मिनट? हाँ तो अब कहाँ बचा बोलो ना, जहाँ स्टार्ट करेंगे वो चलेगा, एंड कर